Hello students, I am Shweta and today we are going to study the fourth chapter of class ninth, that is structure of the atom. Okay, so let's get started with the chapter. So आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दैट आर द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन हम देखेंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर and then we'll see the structure of matter. It should be the structure of atom. Then हम देखेंगे इस पे based 3 models. First model is from Thomson, then Rutherford and then Bohr's model of atom. Okay, and then हम उसके बाद देखेंगे what are neutrons. Okay, so हम आते हैं अपने चैप्टर पे. ओके सो अगर हम देखें, हमने अपने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था, व्हाट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स क्या थे? एटम्स जो होता है बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का. ठीक है, मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे मैटर बना हुआ है दैट इज़ एटम्स. एंड कुछ एटम्स को कंबाइन करके फॉर्म किया जाता है मॉलिक्यूल. ओके, सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के. राइट, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दैम. मीन्स क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मैटर आप देखते हो अपनी सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक चीज़ में अलग तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं. राइट, अलग तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तभी हमारे पास इतनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस बन पा रहे हैं. ओके ओके, तो अब सबने कह दिया कि जो मैटर है वो एटम से और मॉलिक्यूल से बना है. ठीक है, बट नो वन नोज़ कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम कैसा दिखता है. ठीक है, तो फिर क्या किया गया, ये जानने के लिए कि एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, कुछ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए. अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने कॉन्क्लूजन्स दिए कि कैसा एटम होता है. ओके ओके, देन हम आते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर. आपके पास एक मैटर है, उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं. अब उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ये हमें कैसे पता लगेगा? अब अगर हम जस्ट एक एक्टिविटी ट्राई करें, यू हैव कॉम्ड योर हेयर. ओके, फिर आप उस कॉम्ब को कुछ स्मॉल पीसेस हैं पेपर पिक के, उसके पास अगर ले जाओ कॉम्ब को, तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि दोनों में चार्ज आ गया है. वन एंटिटी इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से अगर आपने ग्लास रॉड लिए, उसको सिल्क क्लॉथ से रब किया, ठीक है, फिर उस रॉड को आप एक बलून के पास ले जाओ तो वो उससे अट्रैक्ट होगी. वाई? बिकॉज उनमें ऑपोजिट चार्जेस आ गए हैं, और ऑपोजिट चार्ज क्या होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. ओके ओके, सो बाय 1900 सबको ये पता लग गया था कि एटम्स जो हैं आर डिविजिबल. ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि फर्स्ट पार्टिकल जो था फाउंड आउट किया गया था इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जो कि किसने फाइंड किया था, जे थॉमसन में. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने फाइंड आउट किया था, जे थॉमसन ने. ओके, एंड even before the electron was identified, Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. Okay, उन्होंने गैस डिस्चार्ज में कुछ रेज फाइंड आउट की थी, केनाल रेज. राइट, और उन्होंने ये देखा था कि ये जो रेज हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं. ओके, तो फिर ये देखा गया पॉजिटिव चार्ज है. राइट, और वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में. बस चार्ज क्या है, ऑपोजिट है. लाइक इलेक्ट्रॉन का क्या है, नेगेटिव है,
इसका पॉजिटिव है बट मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर हम देखें +10 का चार्ज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे -10 का चार्ज होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज एंड देन जो पॉजिटिव रेज उन्होंने फाइंड आउट की थी उस पे जो चार्ज था वो भी बिल्कुल इक्वल था, राइट। बट डिफरेंस ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज था उसका मास ज़्यादा था। इट्स मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास उसका ज़्यादा था और उसको नाम क्या दिया गया था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, दैट इज़ नोन एज प्रोटॉन। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल P साइन और उसके ऊपर पॉजिटिव P+, दिस वन। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज E नेगेटिव, ऊपर माइनस का साइन। ओके ओके, द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज इज +1। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो नेग्लिजिबल होगा उसके सामने और उसका चार्ज -1 होगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक ये फाइंड आउट हुआ था कि ये दो सब पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं विद इन एन एटम। एक पे चार्ज है नेगेटिव एंड एक पे चार्ज है पॉजिटिव। ओके ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है दोनों के चार्ज क्या हैं, बैलेंस्ड हैं, राइट। और ये देखा गया कि जो प्रोटॉन्स हैं वो एटम के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, ठीक है, वेयर आज इलेक्ट्रॉन्स कुड ईजीली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर साइड पे होते हैं ताकि उनको ईजीली बाहर रिमूव कर दिया जाए। ओके, बट अब ये था कि इन पार्टिकल्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये प्रेजेंट होते हैं विद इन एन एटम, ये फाइंड आउट करना था। ओके, ऑल राइट। देखो, एक चीज़ थी जो हमने लास्ट चैप्टर में डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखी थी, उसमें ये कहा गया था कि जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो हमेशा इनडिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी थ्योरी फेल हो गई क्योंकि हमने अब तक ये देख लिया है क्योंकि एटम के अंदर दो सब पार्टिकल्स हैं, वन इज़ इलेक्ट्रॉन एंड वन इज़ प्रोटॉन। तो हमें दो सब पार्टिकल्स मिल गए, दैट मीन्स व्हाट, कि उनकी थ्योरी यहाँ पे फेल हो रही है। ठीक है, अब बस ये देखना था कि ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं किस तरह से अरेंज्ड होते हैं विद इन एन एटम। तो इसके लिए क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स दिए, जिसमें से कि सबसे पहला मॉडल आया था जे थॉमसन का। ओके, तो हम देखते हैं जे थॉमसन ने क्या दिया था। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग। ओके, इट इज़ जस्ट लाइक अ केक, जिसमें मतलब आप अगर वाटरमेलन भी देखें तो वो पूरा रेड कलर का होता है, राइट। और उसमें क्या होते हैं, उसकी ब्लैक ब्लैक सीड्स होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे उसमें जो सीड्स होती हैं, जो ब्लैक सीड्स हैं, दैट आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, और जो पूरा रेड पार्ट है उसके अंदर, दैट इज़ नोन एज प्रोटॉन्स। ओके, उन्होंने कह दिया कि वो पूरा जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव स्फेयर है, मतलब कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसमें सस्पेंडेड है कहीं कहीं पे, जैसे सीड्स होती हैं। ओके, इनका कहना ये था, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करेंट्स ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। इन्होंने केक से कंपेयर किया है कि लाइक हम केक ले रहे हैं, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स कहीं कहीं पे डाले हैं, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसी में आगे कहा है, वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक रेड एडिबल पार्ट ऑफ अ वाटरमेलन, while electrons are studded in positively charged sphere like the seeds in the watermelon. Okay, तो जस्ट लाइक जो आपको राइट में एक फिगर दी गई है, अगर आप उसको देखें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कहीं कहीं पे सस्पेंडेड है, जस्ट लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन, और जो कंप्लीट रेड पार्ट है वो आपका पॉजिटिव स्फीयर है। इनका ये कहना था कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है एटम का विद दीज टू सब पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ओके, so what he said is, an atom consists of positively charged sphere and electrons are embedded in it.
उन्होंने कंप्लीट स्फीयर को कह दिया पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे सस्पेंडेड है, राइट। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम जो है कंप्लीटली न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर है, दोनों चार्जेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो चार्ज होगा वो उस पर होगा ही नहीं, न्यूट्रल बन जाएगा वो एटम। ओके, देन ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट atoms are electrically neutral, the result of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model. Okay, अब हम देखेंगे दूसरे साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन्स निकाले, राइट। नेक्स्ट मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, इनको भी ये देखना चाहते थे कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। ओके, और उस फॉइल पे इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स पास किए, फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं उनको थिन गोल्ड फॉइल पे पास ऑन किया, ठीक है, काइंड ऑफ रेज पास ऑन की। जैसे कि आप नीचे डायग्राम देख रहे हो, इसको आप मान लो कि ये एक फॉइल है जो सर्कल में दिखाया हुआ है, सर्कल्स जो हैं एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर से जाएगी अल्फ़ा पार्टिकल की रेज। ओके, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था ये हम देखते हैं। अब इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इनको एक थिन लेयर चाहिए थी। ओके, और ये जो गोल्ड फॉइल था दिस इज़ अबाउट 1000 एटम्स थिक, तो इसलिए इन्होंने गोल्ड एटम की थिन शीट ले ली। ओके, एंड अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डबली चार्ज्ड होते हैं, उनका मास क्या होता है 4u ना, तो उन्होंने जो कि हीलियम का होता है, राइट। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उनमें एनर्जी होगी प्रॉपर ताकि वो फास्टली जाके उस फॉइल से टकरा जाए। ओके, और it was expected that alpha particles would be deflected by subatomic particles in gold atoms. Since alpha particles were much heavier than protons, he did not expect to see large deflections. इन्होंने सोचा था कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिकल से टकराएंगे जो एटम के अंदर है और वापस हो जाएंगे। ओके, लेकिन क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा हैवी हैं प्रोटॉन से तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शंस नहीं हुए, ठीक है। अगर वो हल्के होते तो मे बी डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलते, बट वो टकराए और क्योंकि हैवी है अल्फ़ा पार्टिकल्स तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ओके, अब वो तो किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट, और क्या क्या जैसे गोल्ड फॉइल क्यों सेलेक्ट किए, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्यों सेलेक्ट किए, दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। बट अब उन्होंने रिजल्ट क्या देखा, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी उनकी वो हम देखते हैं। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं गोल्ड फॉइल में से स्ट्रेट पास ऑन हो गए, जैसे आप कुछ लाइंस देख रहे हैं कि स्ट्रेट जा रही हैं, राइट, वो सिंपली स्ट्रेट पास ऑन हो गए। बट सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, एंड सरप्राइजिंगली 1 out of 12,000 appeared to rebound. रीबाउंड मीन्स जैसे गया था उसी लाइन पे वापस आ गया, बट ये बहुत ही कम देखने को मिला, जैसे इन्होंने कहा 1 out of 12,000। ओके, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि रीबाउंड हो गया, बट हुआ ऐसा। तो टोटल 3 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी कि कुछ स्ट्रेट पास ऑन हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए एंड कुछ रीबाउंड हो गए, राइट। ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी उनकी। ओके, अब उन्होंने कॉन्क्लूजन्स क्या निकाले। पहला उन्होंने कॉन्क्लूजन ये निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम के अंदर वो एम्प्टी है, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो गए। स्ट्रेट तो तभी पास हो सकते हैं ना जब उसका स्पेस एम्प्टी रहा होगा बीच में से, इसलिए वो स्ट्रेट पास ऑन हो गए। वो ये कॉन्क्लूजन्स निकाल रहे थे कि ऐसा हुआ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और कुछ उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत छोटी सी जगह पे है, बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी उनकी
थर्ड कंक्लूजन, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन वर डिफ्लेक्टेड, या आपने देखा कि 180 डिग्री पे वापस आ गए, रीबाउंड हुए। वो क्या दिखाता है, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम जो है वो बहुत ही छोटी सी वॉल्यूम में प्रेजेंट है एटम के अंदर। तो ये इनकी 3 कॉन्क्लूजन्स थे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस। ओके, रदरफोर्ड के मॉडल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कंक्लूजन्स, इसकी ऑब्जर्वेशंस, क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये कंप्लीट एक क्वेश्चन बन के आपके पास आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसके एक्सपेरिमेंट को ध्यान से पढ़ें। ओके ओके देन, अब इन्होंने क्या फीचर्स बताए, मॉडल क्या दिया इन्होंने अपना एटम की कैसा होता है। इन्होंने कहा देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने बोला एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसको कहा उन्होंने न्यूक्लियस। और मास ऑफ एन एटम, जो कंप्लीट मास है वो भी न्यूक्लियस से ही डिसाइड होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के। ओके, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। और इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी छोटा है अगर हम कंपेयर करें एटम के साइज से। ओके, ये 3 इन्होंने अपने रिजल्ट्स बताए थे फाइनल कि ऐसा होता है एटम। ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये आपके पास कि क्या क्या फीचर्स इन्होंने लास्ट में डिस्क्राइब किए कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ओके, अब हम देखते हैं कि इनके मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, किस चीज़ में ये जो मॉडल था वो फेल हो गया था। ओके, अब देखो इन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। ओके, तो जो रिवोल्यूशन होगा जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स में, वो स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो है वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होगी तो उसकी एनर्जी भी निकलेगी, एनर्जी रेडिएट होगी, और उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो क्या होगा, वो पार्टिकल सीधा आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि वो पार्टिकल न्यूक्लियस में आके गिर गया तो जो एटम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। और आप देख रहे हो अगर एटम ही अनस्टेबल हो जाएगा तो मैटर कैसे एग्जिस्ट करेगा, मैटर तो फिर एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। तो एटम्स शुड बी स्टेबल, एटम्स का स्टेबल होना ज़रूरी है, तभी हमारा मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। अगर एटम ही स्टेबल नहीं होगा तो मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये इसका फेलियर था रदरफोर्ड मॉडल का। देन आता है हमारा नेक्स्ट मॉडल, दैट इज़ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब जो ऑब्जेक्शंस रेज्ड हुए थे रदरफोर्ड के अगेंस्ट, उसको ओवरकम करने के लिए नील बोहर ने अपने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। ओके, पहला उनका पॉस्टुलेट ये कहता है ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। वहाँ पर इनका कहना था कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट होती हैं जिनको कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ वही अलाउड होती हैं एटम के अंदर, बहुत सारी ऑर्बिट नहीं होती, बस स्पेशल ऑर्बिट्स अलाउड होती हैं। और वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स की कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होती। वो फेल क्यों हुआ था लास्ट मॉडल? क्योंकि उन्होंने ये माना था कि एनर्जी अगर रेडिएट हुई तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो फिर तो अनस्टेबिलिटी के चांस ही नहीं है, राइट। तो इन्होंने ये 2 पॉस्टुलेट्स दिए थे। उसके बाद हम देखते हैं, अब जो हम ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं इतनी देर से, जो सर्कुलर ऑर्बिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। ओके, जैसे देखो अगर आप इसको एक एटम मान लो तो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, राइट, दिस इज़ न्यूक्लियस। इसके अराउंड हमने देखा कि ऑर्बिट्स हैं,
फर्स्ट ऑर्बिट जो है हमारी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज के शेल, नेक्स्ट ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल शेल, देन इज़ योर एम शेल एंड देन इज़ योर एन शेल। ठीक है, इनकी नंबरिंग है फ्रॉम 1 to 4। इनर मोस्ट वाले को नंबरिंग दी है 1, देन 2 3 4 दिस वे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करेंगे हम इसको। ओके, नाउ कमिंग टू द न्यूट्रॉन्स, बट यू हैव टू सी कि ये जो लास्ट स्लाइड है हमारी बोहर्स मॉडल की, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम कैसे वैलेंसी डिसाइड करते हैं, ओके कैसे उस पर चार्ज डिसाइड करते हैं, यही हमारा जो मॉडल है, यही स्ट्रक्चर हमारा हेल्प करेगा उसको क्रिएट करने में। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारा डिस्कवर किया था जे चैडविक ने। ओके, और ये जो होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल एंड इसका मास इज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन के मास के इक्वल है, बट चार्ज इस पे कुछ नहीं होता, दीज आर न्यूट्रल। एंड जो न्यूट्रॉन है वो भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता। ओके, न्यूट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन है एज एन, स्मॉल एन। प्रोटॉन्स का था पी पॉजिटिव, ऊपर चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का था ई नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए इस पर कोई चार्ज हम नहीं नोट करेंगे। मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता है मास कहाँ पे होता है, एटम के सेंटर में लोकेटेड होता है, और एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमारा जो मास डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा बाय द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिसाइड द मास ऑफ द कंप्लीट एटम। ओके ओके, तो ये आपका कंप्लीट फर्स्ट पार्ट में हमने ये बेसिक चीज़ें कवर की हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है और क्या क्या मॉडल्स उस पे बेस्ड आए थे। और हमने अब ये देख लिया है कि 3 सब पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं विद इन एन एटम, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो फॉर दिस पार्ट this complete is covered. Okay, thank you. Do like, subscribe my channel. Thank you.